साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया प्री परीक्षा का। रिजल्ट की कंडीशन कुछ ऐसी रही है, खास करके हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो रिजल्ट को लेकर के देखा जाए, तो बड़ा सारा संशय व्याप्त हो गया है। इतना खराब रिजल्ट माना जाए या फिर कुछ और कंडीशन है उस मुद्दे पर और पात्रता परीक्षा की क्या योजना हो सकती है आने वाले टाइम पर जो एलटी ग्रेड को लेकर के सुनवाई है, इन दोनों खबरों की बातचीत और इन दोनों खबरों का विश्लेषण हम सभी लोग इस सेशन के अंदर करेंगे। बात कुछ ऐसी है बात कुछ ऐसी है कि देखिए, एलटी ग्रेड पर 3 तरीके का संकट या 3 तरीके की बहस इस समय हो रही है। अब एक नया विवाद आ गया है अपारदर्शिता को लेकर के। रिजल्ट जारी हुआ मगर अंक गोपनीय रखा गया है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे लोक सेवा आयोग का ये काम ही होता है कि वो अंक को गोपनीय रखता ही रखता है। लेकिन अब इस गोपनीयता में थोड़ा-सा संशय व्याप्त हो गया है क्योंकि हिंदी को लेकर के जो नोटिस आई हुई है, उस नोटिस में ये कहा जा रहा है कि हिंदी में पर्याप्त संख्या जो है मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क भी नहीं प्राप्त कर पाई है। 73 मेरे भी सही हैं, मैं भी नहीं हूँ। 15 गुना क्वालीफाई करना चाहिए था, लेकिन 15 गुना नहीं क्वालीफाई हुए और उसका एक नोटिस दे दिया गया है कि मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क लोगों ने नहीं प्राप्त किया। अब इसका क्या कुछ क्राइटेरिया ये तय कर लिए हैं, एक नया विवाद इस पर निश्चित तौर पर छिड़ेगा। कठोर मानक के रिगिड स्टैंडर्ड की बात करें, 40% की अनिवार्यता और खाली सीटों की बात है। कानूनी पेंच में आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि चल ही रहा है एनसीटीई बनाम राज्य की नियमावली जो टीईटी का विवाद है, ये विवाद चल ही रहा है। एलटी ग्रेड पर ये 3 प्रमुख प्रकार के विवाद अब ये तो नया वाला पैदा हो गया। एक तो 40% की अनिवार्यता, वो तो चलो ठीक है, मानक है, चलेगा। 40% तक सभी लोग क्वालीफाई कर ले जाते हैं। कुछ ही होंगे जो क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, लेकिन आयोग का यह नोटिस दे देना कि मैक्सिमम लोग 40% की क्राइटेरिया नहीं प्राप्त कर पाए हैं, ये कहीं न कहीं संशय वाला लग रहा है। बात करें अगर हम आयोग का कट ऑफ जो है और मार्कशीट ना देने का जो निर्णय है रिजल्ट को लेकर के वो 1 से 2 के भीतर प्रक्रिया की समाप्ति कर देते हैं। आगे समझिएगा आप बात को। अपारदर्शिता दोनों पक्षों के तर्क समझिए। छात्रों का ये मानना है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कितने नंबर से चूके या मूल्यांकन में गलती हुई। सही बात है, हमारा रिजल्ट आता, हमने आंसर की से मिलाया। आंसर की से मिलाने के बाद हमें कन्फर्म हुआ कि हमारा इतना रिजल्ट बन रहा है। अब क्वालीफाई होने के बाद या रिजल्ट आने के बाद उसमें केवल रोल नंबर दर्ज है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि कितने नंबर वालों का हुआ और कितने नंबर वालों का नहीं हुआ। यह एक तरीके से किसी भी परीक्षा पद्धति का या किसी भी मूल्यांकन की अपारदर्शिता होती है। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए जैसे ईएमआरएस का रिजल्ट आया, ईएमआरएस के रिजल्ट में पता चला कि कितना नंबर हमने प्राप्त किया, कट ऑफ कितना डिसाइड किया गया, कट ऑफ से हम कितने दूर हैं, आगे या पीछे हैं, ये कन्फर्म पता चला। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या, कि विद्यार्थियों को उनके रिजल्ट पता चल जाए कि वो कितने नंबर पाए हैं, वो कितने तक गया है, उसकी मेरिट कितनी तक गई है, तो एक आश्वासन मिल जाएगा, एक आश्वस्त हो जाएगा विद्यार्थी। आयोग का तर्क है कि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए प्रक्रिया पूरी होने तक अंक गोपनीय रखे जाते हैं ताकि नए केस ना हो जाएँ। ये कोई तर्क हो सकता है क्या कि नए केस ना हो जाएँ, है ना? अब आप समझिएगा, योग्यता के विरोधाभास की बात करें तो चलिए ये तो ठीक है, 40% न्यूनतम है ओबीसी के लिए, न्यूनतम 30% एससी-एसटी के लिए है। अब आप समझिए, 2018 विज्ञान गणित पेपर कठिन होने के बावजूद आयोग ने कट ऑफ नहीं गिराई, जिससे हज़ारों सीटें खाली चली गई। एक समस्या तो ये बनी रहती है आयोग को लेकर के। अब जैसे 40% इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें 40% की क्राइटेरिया क्वालीफाई करने वाले विद्यार्थी पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे ही नहीं, सीटें खाली बेशक चली जाएँ। हाँ, तो छात्र इस पर भी आपत्ति करते हैं। अगर हम बैकलॉग की बात करें गणित बनाम उत्तीर्ण तो देखिए सीटों के सापेक्ष 13 से 15 गुना पास होने चाहिए। वास्तविकता क्या है कि न्यूनतम अर्हता के कारण कुल उत्तीर्ण छात्र सीटों की संख्या से भी कम हो जाते हैं कई बार। और परिणाम क्या होता है, सीटें बैकलॉग में और भर्ती का उद्देश्य जो होता है वो विफल हो जाता है। ये अक्सर किया जाता है। उत्तीर्ण छात्र की संख्या कम होगी, वैकेंसी इतनी होगी। आप समझिए, कुल रिक्तियाँ ये इतनी होती हैं और विद्यार्थी इतना उत्तीर्ण हुए, ये मतलब हर सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं होती है। कई सब्जेक्ट में ऐसा होगा कि उत्तीर्ण कम होंगे, सीटों से भी तुलना में कम हो जाएँगे। बाकी वैकेंसी को बैकलॉग में जोड़ दिया जाता है। इसी वैकेंसी में शामिल विद्यार्थियों को लाभ प्रदान कर देना चाहिए। दूसरी बात करें
कानूनी विवाद एक चल रहा है, एनसीटीई की गाइडलाइन 2010-11। यहाँ पर पूरे मुद्दे की बात करें तो जो असल विवाद यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, हिंदी को लेकर के एक संशयात्मक स्थिति बन गई है कि 15 गुना क्वालिफाई करना था। अब 15 गुना क्वालिफाई नहीं करवाया गया, एक नोटिस जारी कर दी गई और ये कहा गया है कि हिंदी में पर्याप्त लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, मिनिमम कट ऑफ के ऊपर नहीं जा पाए हैं। तो यह एक समस्या हो गई है और इस तरीके से इस तर्क के आधार पर कम परसेंट लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया है। यदि ऐसा था कि मिनिमम कट ऑफ एरिया जो है नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं सब, तो उसमें रिजल्ट सबका शो कर देने की ज़रूरत थी। हम तो मिनिमम कट ऑफ से ऊपर हैं, है ना? कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने आप को देख रहे हैं आंसर की के ज़रिए कि मिनिमम कट ऑफ से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर हैं। और आयोग का तर्क कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मिनिमम कट ऑफ से बाहर होने के कारण हम 15 गुना नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, जबकि बहुत सारे विद्यार्थी 40% के ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ये हिंदी सब्जेक्ट के नोटिस को लेकर के विवाद की स्थिति बनी है। और सबसे बड़ा विवाद एक और चल रहा है। यहाँ पर यूपी टीईटी और एनसीटीई का जो विवाद एक चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि आने वाले समय में इसकी सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ है मामला, आप समझिए। विवाद की असली जड़ क्या है? कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो चलते हैं 6 से लेकर के 10वीं क्लास तक विद्यालय चलते हैं। राजकीय विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, एलटी ग्रेड के विद्यालयों की। कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं। ऐसे तकरीबन 900 विद्यालय हैं जो 6वीं से लेकर के 8वीं तक भी चलते हैं। वहाँ पर भी नियुक्तियाँ गई हैं। सरकार ने जो कोर्ट में आंकड़ा दिया है, कोर्ट में सरकार का आंकड़ा है कि ऐसे 900 कुछ विद्यालय हैं जिनमें 6वीं से क्लास चलती है। और बाकी विद्यालय ऐसे हैं जिसमें केवल 9वीं 10वीं की क्लास चलती है। अब ऐसे में समस्या ये हो गई कि जो विद्यालय 6वीं से लेकर के क्लास चलाते हैं, वहाँ पर जो भी टीचर होंगे, उनका टीचर जूनियर टेट क्वालीफाई होना चाहिए। आने वाले टाइम पर हाई कोर्ट का सवाल होगा कि जब सर्वोच्च संस्था एनसीटीई ने 6 से 8 के लिए टेट अनिवार्य किया है, तो राज्य सरकार इसे अनदेखा कैसे कर सकती है? आने वाले टाइम में आप सभी को सुनवाई दिखाई पड़ेगी। सोमवार को इसकी सुनवाई होगी और सोमवार को ज़्यादातर ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि टेट खतरे के में भविष्य होगा, टेट हुआ अनिवार्य तो क्या होगा? हज़ारों छात्र जो केवल बीएड के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जाएँगे। पुरानी भर्तियों की ज्वाइनिंग पर भी संकट आ जाएगा। कोर्ट ने जवाब तलब किया है और मामला विचाराधीन है और सोमवार को इसकी सुनवाई होने वाली है। मुकदमे का दुष्चक्र कुछ ऐसा चल रहा है। भर्ती विज्ञापन आया, भर्ती विज्ञापन किसमें चला गया? विवाद नियमों में अस्पष्टता हो गई, कोर्ट केस हो गया, उसके बाद स्टे ऑर्डर की बात हो गई, नियमावली संशोधन का इंतजार होगा। अब आप आगे समझिएगा, इस तरह से ये संकट चल रहा है। तो ओवरऑल कुल मिला-जुला करके अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें, तो निष्कर्ष के रूप में बातों में 2 बातें हैं। एक तो हिंदी को लेकर के कट ऑफ और उसका विवाद, एक है यूपी टेट की पात्रता को लेकर के जो आने वाले सोमवार को सुनवाई होने वाली है। इस पर भी संकट के बादल दिखाई पड़ ही रहे हैं, क्योंकि जो विद्यालय 900 कुछ विद्यालय दिए गए हैं आंकड़े के रूप में कि जहाँ पर 6वीं से भी क्लास चलती है, तो देखो एक भी विद्यालय पर्याप्त है, वो एनसीटीई के गाइडलाइन के खिलाफ जाने की बात आ जाएगी। राइट टू एजुकेशन में पात्रता परीक्षा सभी अध्यापक क्वालिफाई होने चाहिए, ये उसके खिलाफ मामला हो जाएगा। तो लग रहा है कि यूपी टेट को लेकर के कुछ न कुछ सुनवाई आ सकती है और यूपी टेट को अनिवार्य किया जा सकता है। फिलहाल साथियों, इस सेशन के अंदर बस खबरों का सेशन यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। वीडियो लगातार आप सभी को इस टाइप की मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल पर आप सभी लोग जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।